अस्सलाम वालेकुम। कल भारत के अंदर जो वज़ीर ख़ारजा सरताज अज़ीज़ के साथ हुआ, उसकी भरपूर मज़म्मत जारी है और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया में जहाँ पे लोग वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की भारत नवाज़ पॉलिसीज़ पे तनकीद कर रहे हैं, वहाँ पे भारतीय सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। बल्कि ट्विटर पे तो टॉप ट्रेंड तक बन गया और वज़ीर-ए-आज़म मोदी को काफ़ी लोगों ने अपने दिल की भड़ास जो है उनके ऊपर निकाली। लेकिन सरप्राइजिंगली पाकिस्तान की हुकूमत का जो रवैया है वो अभी तक जो है बहुत ही ज़्यादा पता नहीं मसलहत कुन है या कुछ है जिस पे भारतीय हुकूमत के साथ भरपूर एहतजाज नहीं किया गया, या अगर किया गया है तो उसका पता नहीं है हमें। और दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनली अभी तक इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, हालांकि सफारती हलकों के मुताबिक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको बताऊं कि मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, स्पोक्स पर्सन है वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के, और मेरे साथ दीगर मेहमान भी होंगे। लेकिन पहले मलिक साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैंने मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपसे मैंने सवाल नहीं करना क्योंकि आप स्पोक्स पर्सन हैं, आपसे मैंने ओपिनियन लेना या स्टेटमेंट लेनी है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस का क्या मौक़िफ़ है सरताज अज़ीज़ साहब के साथ जो रवैया रखा गया, और फिर अफ़गान सदर की जो स्टेटमेंट आई पाकिस्तान पे जो इल्ज़ामात लगाए, दोनों के ऊपर अगर आप प्लीज़ हमें ब्रीफ कर दें। जी, मेरे ख्याल में अगर आप हमारा नुक्ता नज़र जानना चाहें तो आप कल की जो तमाम कार्रवाई है उसके अंदर जो रूसी मंदूब थे उन्होंने जो बयान जारी किया है, मैं समझता हूँ वो अक्कासी करता है पूरी दुनिया के ममालिक की जो चाहते हैं कि खित्ते के अंदर अमन कायम हो। और यही हमारी कामयाबी है कि एक ख़ास चेहरा जो भारत का नज़र आ रहा था, वो शाइनिंग इंडिया वाला, उसका दूसरा रुख जो है वो उनकी अपनी खारजा पॉलिसी और उनकी अपनी जो ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ज़रिए दुनिया के ऊपर यहाँ हो रहा है। और दुनिया के ऊपर ये बात क्लियर होती जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी 1980 और 90 की दिहाई की जो पॉलिसियाँ थी वो तारीख के हवाले कर चुका है और आगे बढ़ चुका है। और वो गलतियां जो हमने 80 की दिहाई में और 90 की दिहाई में की थी, अब लग ऐसा रहा है कि भारत अब कर रहा है। और हमें कंसर्न है, खैर ये उनका अपना फैसला है, उनकी अपनी खारजा पॉलिसी है, उनकी अपनी जबान है, लेकिन लगता है ऐसे है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको भी खमियाजा भुगतना पड़े इस जबान का या एक सख्त रवि का जिसका वो मुजाहरा कर रहे हैं। और अगर किसी मेहमान के साथ आप अच्छा सलूक रवा ना रखें तो आप मेहमान पे तबसरा नहीं कर रहे होते, आप तो अपनी जो मेज़बानी है उस पर तबसरा कर रहे होते हैं। तो यही हमें दिखता है। मलिक साहब, सिर्फ ये मैंने बात करनी थी कि सरताज अज़ीज़ साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पॉलिटिक्स असाइड कता नज़र उसके, वो इंतहाई शरीफ नफ्स किस्म के शख्स हैं और 20 करोड़ अवाम उनकी भरपूर इज़्ज़त करते हैं बहैसियत जेंटलमैन के। तो क्या हुकूमत ने भारतीय जो मंदूब हैं या एम्बेसडर हैं, हाई कमीशन है, उनको बुला के तनकीद की है इस बात पे? जी देखिए, आपने देखा कि कल आते ही सरताज अजीज साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया और पाकिस्तान के अंदर भी एक पैगाम दिया। और मैं समझता हूं कि जो भी उन्होंने कहा है वो बिल्कुल ठीक बात है। और इसी तरह के जो बैनुल अक़वामी हमारी जो डिप्लोमेसी होती है उसमें इसी तरह से पैगामात दिए जाते हैं। मैं समझ रहा हूं कि ये जो सख्त जबान इस्तेमाल की जा रही है, ये सख्त गुफ्तगू हो रही है, डिप्लोमेसी का मकसद ये होता है कि जहाँ पे आपको मालूम है कि हमारी अस्करी जो ताकत है उसका हम बरमला इजहार कर चुके हैं। हर दफ़ा जब हम पे हमला हुआ है उसके जवाब में, अगर हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं तो वहाँ पे उनकी 8 लाशें गिरी हैं। अगर हमारे एक मकान के ऊपर उन्होंने गोली दागी है या गोला दागा है तो हमने उनकी 8-9 जो मोर्चे जो हैं उन्हें सफाई हस्ती से मिटा दिया, उनकी चौकियों को। तो हम अपनी ताकत का इजहार तो जब हम पे हमला होगा, जब भी हमारे ऊपर कोई एग्रेशन होगी, उसका इजहार करते रहेंगे। लेकिन जो डिप्लोमेसी है उसके जरिए हम वो रास्ता खोलना चाहते हैं या खुला रखना चाहते हैं जिसके जरिए हम अपनी टर्म्स के ऊपर एतदाल पैदा कर सकें और पीस पैदा कर सकें और अमन कायम कर सकें खित्ते में। क्योंकि हमारी जो अंदरूनी पॉलिसी है और जो ख्वाहिश है अंदरूनी पॉलिसी का जो मरकज है वो है इक्तिसादी तरक्की और डेवलपमेंट और गुर्बत के खात्मे पे। तो इस सब को करने के लिए, सीपैक को कामयाब बनाने के लिए ये हम पे मुकर्रर है कि हम अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम करें और ईरान के साथ अपने ताल्लुक बेहतर करें, क्योंकि वो रूस और जो सेंट्रल एशियन ममालिक जो हैं
जो कई दिहाइयों से जंगें करते रहे हैं वार्म वाटर्स तक पहुंचने के लिए, हमने तो फर्श राह बिछा दिया उनके लिए सी पैक के जरिए कि वो तशरीफ लाएं और पूरी दुनिया में तजारत करें, अपने मुल्क से भी गुर्बत मिटाएं, हम अपने मुल्क से गुर्बत मिटाएं। इसी में फ़ायदा हमारा है, इसी में सेंट्रल एशिया और रूस का फ़ायदा है, इसी में फ़ायदा है अफगानिस्तान का, इसी में फ़ायदा है ईरान का। रूस को ये बात समझ आ गई, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को ये बात समझ आ गई, लेकिन कुछ हमारे हमसाया ममालिक जो हैं उनको अभी तक हम इस बात पे कन्विंस नहीं कर सके कि जो वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं ये पुराने ज़माने की बात है और अब जो है तारीख अपना वर्क जो है पलट चुकी है और हम नए रास्ते के ऊपर रवाना हो चुके हैं। इसमें सबका फायदा है, हम कायम रहेंगे अपनी इस बात पे, हम अभी भी इस बात पे कायम है कि हम अमन चाहते हैं खित्ते के अंदर और बेहतरीन हम अपने रवाबित चाहते हैं अफगानिस्तान से और ईरान से और दीगर हमसाया ममालिक से। मगर ऑब्वियसली बिलखसूस भारत के हवाले से जब तक हमारा उनके साथ मसला जो है वो हल नहीं होगा और वो कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक और उमंगों के मुताबिक नहीं होगा, तब तक हमारी बात उनसे आगे बढ़ नहीं पाएगी। मुसद्दिक मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ये थे जी मुसद्दिक मलिक, स्पोक्स पर्सन है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के। मेरा नाम मुबशर लुकमान है, आप देख रहे हैं करासाट। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में लेफ्टिनेंट गुलाम मुस्तफ़ा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फवाद चौधरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन है। मुझे फ़ोन पे कराची की एक बहुत ही अहम सियासी शख्सियत और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब मोहतरम नबील गबोल साहब ने ज्वाइन किया है। और मुझे ज्वाइन कर रही हैं इस्लामाबाद से मारवी सरमद साहिबा और तजिया कार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली जल साहब, आपने सुना मुसद्दिक मलिक साहब का बयान, डू यू एग्री विद दैट? देखिए, ख्वाहिश की हद तक तो जो भी मलिक साहब ने कहा मैं उससे एग्री करता हूँ। हर मुल्क की, पाकिस्तान की खास तौर पे ख्वाहिश होनी भी चाहिए कि अमन हो। आपने खुश नहीं होना, यानी किसी हाल में खुश नहीं होना। देखिए, ख्वाहिशें राहिल शरीफ साहब चले गए, बाजवा साहब आ गए, आप तब भी खुश नहीं है भाई, क्या करें? देखिए, मैं तो खुशी सिर्फ इस बात से है कि मेरा मुल्क तरक्की करे, मुल्क के अवाम तरक्की करें, अमन हो और हम आगे बढ़े। मैं इस बात से खुशी है, मुझे किसी ज़ात से किसी से दिलचस्पी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन इशू दूसरा है, इशू ये है कि क्या हमारी ख्वाहिशें और इर्द गिर्द जो हमारे ममालिक हैं, भारत ख़ास तौर पर अफगानिस्तान इस लिहाज से, और अमेरिका जो सब के पीछे बैठा हुआ है, क्या वो अमन से रहने देगा? और क्या हम अमन के लिए भीख मांग सकते हैं या मांगनी चाहिए, या क्या अमन के लिए हमें कोई एक ऐसी पोजीशन लेनी चाहिए जहां पर दुनिया हमारी बात भी सुने? हमने सब कुछ कहा, ठीक है, हम क्या करें, हम जंग कर लें? देखिए, जंग भी हम मसाइल का हल नहीं, लेकिन किसी के जवाब आपने खड़े तो होना है ना दुनिया में। अब जब दुनिया से बात करने निकलते हैं, दुनिया आपकी बात क्यों सुनेगी? बात को वजह होनी चाहिए, दुनिया आपकी बात सुनेगी। अब देखिए, भारत ने सार्क समिट को टोटली सबटाज कर दिया, किसी ने भारत पर उंगली नहीं उठाई। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो किया, ये हमारे मशीर खारजा के साथ जो किया, हमें शदीद उसका गुस्सा भी है और होना चाहिए भी किसी भी गैरतमंद कौम को। लेकिन किसी भी एलची के साथ तो ये जायज़ है ही नहीं ये। लेकिन क्या दुनिया में किसी ने उंगली उठाई? रूस हमारी हमायत में बोला, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान के लिए हमायत में बोला, कि रूस के अपने मसाइल हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि इंडिया को जेलसी नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में। तो इशू ये है कि क्या हम अपने साथ खड़े हुए हैं इस वक्त? अगर हम अपने साथ अपने मौक़िफ़ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा जो इशू ये है, बेसिकली इशू ये है कि जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं और ख़ास तौर पर भारत से ताल्लुकात की बात करते हैं, तो हम इसको समझते हैं कश्मीर एक अलहदा इशू है, अफगानिस्तान के अलहदा इशू है। मैं बाकी साथियों को भी ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लूँ। नबील गबोल साहब बड़ी दिन के बाद हमारे साथ ज्वाइन किया है। नबील साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। नबील साहब, ये जो भारत के अंदर हुआ और जो अशरफ गनी की स्टेटमेंट आई अफगान सदर की, कराची में और सिंध में लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कराची में तो क्या पूरे पाकिस्तान में यही सोच है कि जो अभी हमारे एडवाइज़र हैं मुसद्दिक मलिक साहब ने बात की है कि डिप्लोमेसी जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसको हमें अपनाना चाहिए। मैं एक सियासी बंदा हूँ और मैं इसको डिप्लोमेसी नहीं कहूँगा, मैं मुनाफकत कहूँगा कि आप एक तरफ आपके ताल्लुकात इंडिया जो आपको ख़त्म करना चाहती है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं पाकिस्तान को खुदा न खास्ता इस नक्शे से ही हट मिटा दूंगा। उसको आप अपने नवासी की दावत में बुला रहे हैं, शादी की दावत में, और बाद में फिर ये सारे अटैक होते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल में। तो फिर मैं इसको डिप्लोमेसी नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जिस तरीके से हमारे एडवाइज़र टू फॉरेन अफेयर्स जो है सरताज अजीज़ के साथ जो रवैया अख्तियार किया गया है, आपको बुलाकर आपको जो है आपको बेइज्जत भी किया गया, और आपने देख लिया कि सरताज अजीज साहब ने क्या कहा
और इंडिया क्या चाहती है, अफगानिस्तान क्या चाहता है, ईरान क्या चाहता है और दूसरे सुपर पावर्स जो है वो क्या चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, सी पैक को सबोटाज करना। और कराची के अंदर एमक्यूएम के साथ मिलकर इंडिया ने जिस तरीके से कराची को टारगेट का निशाना इसलिए बनाया क्योंकि कराची पोर्ट सिटी है और अगर किसी की नज़र ग्वादर पे है क्योंकि वो पोर्ट सिटी है, तो कुछ ऐसे भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिनकी नज़र जो है वो कराची पर है क्योंकि कराची एक पोर्ट सिटी है। तो मैं समझता हूँ कि हमें एक अपना वाजे एक जवाब देना चाहिए इंडिया को, भारत को और उन ममालिक को भी जो इंडिया को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। और अफगानिस्तान के सदर ने जो वहां जाके बातें की है पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को खुश करने के लिए, तो मैं समझता हूँ रशिया को भी खुलकर हमारी हिमायत में बयान देना चाहिए। और चाइना तो वैसे ही हमारे हिमायत में है, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़कर और एक कदम आगे बढ़कर चाइना को अपना रोल अदा करना चाहिए। मैं समझता हूँ हमारे ऊपर जंग मुसल्लत किया जा रहा है, भारत हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर रहा है और उनके सपोर्ट में जो ममालिक है ये सब दुनिया को पता है। फवाद चौधरी साहब, वेलकम टू खरा सच एंड थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट। सर, मुझे ये बताइएगा कि आज मैं जब टेलीविज़न देख रहा था सुबह से, तो मुझे ये लग रहा था कि भारत में जो हुआ उससे बहुत बड़ा मसला जो है वो इमरान खान और जहांगीर तरीन साहब हैं कि उनका नाम किस तरह से लिंक किया जाए या उनको किस तरह से कलअदम करार दिया जाए या उनको किस तरह से उनकी रुकनीत को कैंसिल किया जाए असेंबली के अंदर। क्या पैनामा पेपर्स जो है वो सिर्फ इमरान खान का मसला है कि पूरे पाकिस्तान का मसला है और इमरान खान ने सिर्फ उस पर आवाज़ उठाई हुई है? और दूसरी बात है कि क्या ये कल जो हुआ इसकी इतनी अहमियत नहीं थी कि आज असेंबली के अंदर हर जगह पे इसको ऑफिशियली टेकअप किया जाता और तमाम दुनिया के जितने भी आपके एम्बेसीज हैं, हाई कमीशंस हैं, उनको एक डायरेक्टिव दिया जाता कि किस तरह से उनको इसको एड्रेस करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि मोदी साहब पाकिस्तान के तो दुश्मन हैं लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के दोस्त हैं। और जिस तरह से उन्होंने बर्थडे के ऊपर, और आपने देखा ही है कि जिस तरह के करीबी ताल्लुकात वज़ीर आज़म साहब और उनकी जो फैमिली है वो एंजॉय करती है मोदी साहब के साथ, तो बड़ा मुश्किल है कि जो आप जिस तरह सोच रहे हों वज़ीर आज़म साहब उस तरह सोच रहे हों। मुसद्दक मलिक साहब ने जो गुफ्तगू की है वो बहुत साहिब गुफ्तगू है, बड़ी अक्लमंदाना गुफ्तगू है। लेकिन मसला ये है कि जो वज़ीर आज़म साहब की जब आप देखते हैं कि फ़ॉरेन पॉलिसी क्या है, उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी ये है कि चाइना के सदर भी जो है वो उनके ख़ानदान के दोस्त हों, सऊदी अरब के हुक्मरान भी असल में जो है वो वज़ीर आज़म साहब के ज़ाती दोस्त हों, दुबई के हों, कतर के हों, तुर्की के हों या फिर इंडिया के हों। उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी का जो महवर और मरकज़ है वो ये है कि ये तमाम लोग उनके दोस्त हों और फिर उसके बाद मरियम नवाज शरीफ बीबी जो हैं उनके इन सारे ख़ानदानों के साथ ज़ाती मरासम हो। तो जब आप मुल्क की ताकत को इस्तेमाल करें सिर्फ अपने ज़ाती असर को बढ़ाने के लिए, और चूँकि उसका फ़ायदा भी उठाया उन्होंने 99 में जिस तरह जो कुछ हुआ और जिस तरह से वो बाहर गए, उसके बाद अब उनको यूँ लगता है कि उनको दायरा कार बढ़ाना चाहिए और इन ममालिक से वो ज़ाती अपने जो ताल्लुकात हैं उनके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को झटका पहुँचा है। सरताज अजीज़ साहब का जो आपने देखा जो हशर हुआ वहाँ पर, बहुत ही शर्मिंदगी है पूरे पाकिस्तान के लिए। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि आपने उनको फॉरेन मिनिस्टर नहीं बनाया और भारत ने उनके साथ वही सलूक किया जो एक दुश्मन मुल्क के किसी एडवाइज़र के साथ किया जाता है। उनको इज्जत नहीं दी गई, ये एक्सपेक्टेड था जिस तरीके से वो भारत में हुआ। लेकिन आपने दुरुस्त तौर पे कहा कि यहाँ पर PID के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मेरे और आपके टैक्स के पैसों से दानियाल अजीज़ साहब हों, बाकी जो इनके सारे लोग हों, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। मैंने तो आज भी दानियाल अजीज़ साहब को कहा है कि मैं 500 रुपये के बिस्किट उनको भिजवा देता हूँ, कम से कम PID को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए इस्तेमाल ना करें। मैं 1000 रुपये के बिस्किट भिजवा देता हूँ। मैंने आज दानियाल अजीज़ साहब को खुद भी और थ्रू माई प्रोड्यूसर रिक्वेस्ट की थी कि वो आ जाएँ और इस बात का जवाब दें कि PID जो है वो क्यों बार बार हुकूमत के लिए इस्तेमाल हो रही है और अपोजिशन को क्यों वो मुयसर नहीं है। बाय द वे सर, वो उसके लिए आपको अपने चैनल का नाम PTV रखना पड़ेगा। या जियो। थैंक यू वेरी मच। अपना जनरल गुलाम मुसा मेरे साथ है, फवाद चौधरी, नबील कपोल, और एक ब्रेक के बाद सरमद साहिबा मेरे साथ होंगी। स्टे ट्यून्ड टू चैनल 24। यू वाचिंग खरा सच। मेरा नाम गौशल अखबार है। टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मुझे ब्रेक पे जब आप गए हैं तो मारवी सरमद साहिबा ने ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। मारवी साहिबा अस्सलाम वालेकुम, और आप हैं खरा सच में। ये बताएं कि कल जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में हुआ, हाउ डू यू लुक एट इट? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच मुबश्शिर साहब। एक तो ये है कि हम हमारे जर्नलिस्ट जो वहाँ पर गए थे, तो हमारे मीडिया को थोड़ी सी रिपोर्टिंग तो अपने एंगल से भी करनी चाहिए थी ना। जितनी रिपोर्टिंग हुई है उसकी, वो सब इंडियन एंगल से, यानी कि जो इंडियन उसमें से एलिमेंट निकाल के रिपोर्ट कर रहे थे। मुझे तो लग रहा था कि आप लोग सिर्फ इंडियन मीडिया देख रहे हैं और आप उसी को रिपोर्ट कर रहे हैं। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के अंदर मुबश्शिर साहब, अगर आप उसका डिक्लेरेशन देखिए तो उसके डिक्लेरेशन में सिर्फ टेररिज्म के ऊपर बात नहीं है, और अगर टेररिज्म के बात ऊपर भी है तो पूरे रीजनल टेररिज्म पे है। उसमें जमातुल एहरार का भी नाम है, उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भी नाम है जो पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या बात की, हम लोगों ने कहा जी ओ ये पाकिस्तान के ऊपर लैश आउट कर दिया उन्होंने। भाई टेररिज्म के खिलाफ है वो डिक्लेरेशन, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। कम से कम इसे तो उजागर कीजिए। और फिर ये कि हम लोगों ने सिर्फ आप ये देखिए, रशियन जो आप थे एम्बेसडर, उन्होंने साफ बात की है कि जी आप ये एजेंडे को हाईजैक ना होने दें। ये इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल जो है ना सास बहू की लड़ाई नहीं है। इसके ऊपर आप अफगानिस्तान के और रीजनल पीस की बात कीजिए। उन्होंने तो इतना क्लियरली बात की, लेकिन हमने उसको कहाँ पे रिपोर्ट किया, क्या हमने उसको उस तरीके से हाईलाइट किया? ये एक बहुत सिग्निफिकेंट बात है। एक उन्होंने ये बात की कि जी इंडिया कौन होता है हमारे ऊपर ये कहने वाला कि रशिया पाकिस्तान के साथ जो है वो कोजी अप कर रहा है रिलेशनशिप। इंडिया तो खुद अमेरिका के साथ कोजी अप कर रहा है। तो ये एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट था। क्यों नहीं किया आप लोगों ने रिपोर्ट? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक ही नालायकी हमारी सिर्फ एक तरफ पे नहीं है। हम हर तरीके से अपनी नालायकी का सबूत देते हैं। किसको नहीं पता था कि जब इंडिया में जाएगा हमारा डेलीगेशन तो इंडिया वही करेगा जो उसने किया। वो पैटिनेस जो उन्होंने दिखाई तमाम, यही अभी मारवी सॉरी टू इंटरजेक्ट, बट यही बात अभी आपसे पहले फवाद चौधरी साहब ने की थी कि ये एक्सपेक्टेड था कि इंडिया ने जो किया वो करना था, तो फिर हम लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड क्यों नहीं थे? दैट इज द क्वेश्चन। हम प्रिपेयर होके, मतलब ये कि जो गवर्नमेंट का डेलीगेशन है वो प्रिपेयर होके क्या करता, यानी वो तो हो सकता है प्रिपेयर्ड ही हो, मगर हम उसको इस तरीके से उछाल के हमें तो अहमियत ही नहीं देनी चाहिए थी। क्योंकि उससे पहले राजनाथ जब यहाँ पर आए थे तो राजनाथ को भी हमने उन इंडियन मीडिया से मिलने नहीं दिया था, अगर आपको याद होगा। तो ये चीजें जो है ये होती हैं, और इसमें और जाहिर है कि उन्होंने रेसिप्रोकेट करना था। मैं आता हूँ इस पे सॉरी फवाद चौधरी साहब। बात यह है कि मुझे यह लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया के लिए डॉक्टर आसिम और अयान अली ही बड़े इश्यूज हैं, बाकी कोई इशू ही नहीं है। ये बात तो आपकी ठीक है कि उस तरह से जिस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे आया है, पाकिस्तानी मीडिया में जो लोग साथ गए थे वो भी उस तरह से उन्होंने कवर नहीं किया। लेकिन आप फिर इसमें आप ये देखें ना कि ये फिर कसूर किसका है, जब आप इंडिपेंडेंट लोगों के बजाय आप ये जो पहली बात तो है कि आपने देखा होगा कि मरियम औरंगजेब को इन्होंने मिनिस्टर बनाया है इंफॉर्मेशन का, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जब साथ रफ़ीक साहब बैठे होते हैं या इवन दानियाल बैठे होते हैं, तो मरियम बीबी तो एक कुर्सी पर लग के कोने पे बैठी क्या कहें कि वो जैसे कहते हैं ना कि कोने पे बैठी गंडेरियाँ खा रही होती हैं, उनको तो पूछते कोई नहीं है। तो जो फॉरेन इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसका और फॉरेन मिनिस्ट्री दोनों का ही आपस में रिलेशनशिप होना चाहिए था ना, जो मीडिया लेके गया था या जो मैंने तो हम लोगों ने सिलेक्ट नहीं किए हुए। जो भी मामला है, इनकी जो तैयारी की प्रिपरेशन लेवल है वो बिल्कुल मैं मारवी से एग्री नहीं करता, बिल्कुल था ही नहीं है। सरताज अजीज़ साहब तो ऐसे गए थे जैसे कि पता नहीं आगे जाके उनको फूलों के हार पहनाएंगे, और फिर उसके बाद वो जितना एम्बैरस होके एयरपोर्ट से सीधा यहाँ पे मैरियट गए और उन्होंने एक दास्तान रो रो के अपनी बेइज्जती की खुद सुनाई, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने सुनाई, बाहर के मीडिया ने क्या सुनानी थी। इनके तो आंसू नहीं रुक रहे थे, जाते हुए इनकी बातें नहीं बंद हो रही थी और आते हुए आंसू नहीं रुक रहे थे। तो टोटल अनप्रिपेयर्ड है, कुछ इनका पता नहीं है, अचानक जज्बाती से हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो बिल्कुल एक, जिस तरह से मुसद्दक साहब ने पहले बात की, काश के इसके नज़दीक भी होती, बिल्कुल भी नहीं है। जंग साहब देखिए, मैं दो चीज़ बात करनी। नंबर एक तो जिसने तैयारी की बात की, देखिए वहाँ पर भी जब सरताज अजीज़ साहब की बारी आई है तो दो तकरीरें हो चुकी हुई थी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी बोल चुके हुए थे और अशरफ गनी साहब भी बोल चुके हुए थे। तो सरताज अजीज़ साहब वहाँ पर उसका जवाब क्यों नहीं दे सके?
क्या वो इतने अलर्ट नहीं थे कि पाकिस्तान पे इतना बड़ा अटैक हो रहा है और हम इसका जवाब नहीं दे रहे? वहाँ पर उनको जवाब इसका देना चाहिए था, नंबर एक। नंबर दो, एक बुजुर्ग आदमी, आप कितनी अलर्टनेस एक्सपेक्ट करते देखो हैं यार, उनसे? बुजुर्ग आदमी है तो हो ना, बुजुर्ग आदमी, वो तो मेरे लिए तो वो मेरे वजीर खारजा की हैसियत से गया था वहाँ पे, एडवाइजर, एडवाइज़र है वजीर तो। खारजा तो वजीर आजम साहब है। चलिए एडवाइज़र गया था, लेकिन एज एडवाइज़र भी तो कोई पॉलिसी तो होगी ना कहीं। अगर मुझे नहीं पता उसका, कम से कम उनको तो पता होना चाहिए ना क्या पॉलिसी है हमारी, ओवरऑल खालिद पॉलिसी क्या है। और जाने से पहले अगर इंडिया में जब आ रहे होते हैं यहाँ पे, तो महीना पहले वहाँ से पूरा मीडिया, पूरा उनका फॉरेन ऑफिस, सब उसकी तैयारी में लग जाते हैं। उनके बयानात देख लीजिए, उनके सब कुछ उस नज़रिए से होता है जो उन्होंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर, यहाँ प्रोजेक्ट करना होता है यहाँ पे आके। हमने कोई बात ही नहीं की किसी चीज़ की कि हम क्यों जा रहे हैं वहाँ पे। अब जब हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में हम जा भी रहे हैं, कि हमें भूल गए थे कि जब पिछले दिनों ये कतर में हुई थी कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे अफगानिस्तान के बारे में, वहाँ पे अमेरिका, इंडिया, अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था नहीं वहाँ पे। उसमें हम क्यों ये चीज़ें भूल जाते हैं? हमारे ईगरनेस इस कदर ज़्यादा है हमारे यहाँ कि हमें पता नहीं, हमने इंटरनेशनली अपने आप को गुड बॉय स्काउट्स की तरह मनवाना है। ठीक है, मनवाइए। दुनिया क्या इसको नोटिस कर रही है किसी चीज़ को? दुनिया इससे उस वक्त नोटिस करेगी, पहले ही मैं कह रहा हूँ बशर, जब तक आप खुद इस चीज़ पर राज़ी नहीं होंगे आपके। आप पहले ये तो बताइए ना कि आप मुझे, कि भाई हमारी पॉलिसी दुनिया है एक क्या चीज़ को ज़रूर नोटिस कर रही है कि जब तक जनरल राहील शरीफ साहब थे तो LOC बड़ा एक्टिव था, हॉट था। जैसे ही जनरल कमर बाजवा आए हैं, LOC बिल्कुल चुप हो गया। क्या कमर बाजवा को एक्सेप्ट कर लिया गया या जनरल राहील को के खिलाफ रिटेलिएशन थी? मतलब बात तो बड़ा, आपने बड़ी दूर की कौड़ी लेके आए हैं। क्या जनरल राहील शरीफ प्रॉब्लम थे, जी हाँ। या जनरल राहील शरीफ की वजह से कहीं प्रॉब्लम थे जिसको सारे इस तरीके से ज़ाहिर किया जा रहा था? ये तो खैर कौम को सोचना चाहिए, आइंदा दिनों में पता चल जाएगा इसमें। इसमें मेरा नहीं ख्याल कमर बाजवा का इतना कोई रोल है सच तो में, इतना हॉट जो LOC था वो सडनली डॉर्मेंट क्यों हो गया सडनली? देखिए, दो तीन वजूहत हैं। एक तो आमतौर पर कहा जा रहा था कि शायद इंडिया को तकलीफ है जनरल राहील शरीफ के एक्टिव होने की वजह से। वो चाहते हैं कि जनरल राहील शरीफ की तो जो बटी रहे और वो वार ऑन टेररिज्म के खिलाफ और बाकी जिन चीज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं वो ना लड़ें उस तरीके से। और अब वो समझते हैं कि शायद उनके जाने से मसला हल हो गया। जनरल राहील शरीफ तो मसला नहीं थे, मसाइल तो अपने वहीं के वहीं खड़े हुए हैं इस चीज़ के, और आज निकालने फिर होगा। और जो भारत ने रवैया दिखाया है वो बड़ा वाज़ेह है। और जनरल कमर ने जाके जो बयान दिए हैं वो भी तकरीबन वही है जनरल राहील बात करते रहे ऐसे। तो जर्नैलों के जाने से तो पॉलिसीज़ तो नहीं बदलती इस तरीके से, लेकिन जो जिस चीज़ खुल के सामने आ रही है वो ये कि शायद मसला कहीं और था जिस वजह से सारी ये बॉर्डर हॉट हुआ था। फवाद चौधरी साहब, बड़ा अहम सवाल आपसे ये है कि अगर मैं देखता हूँ तो पैनमा जो है वो साइड बाय साइड चल रहा है और उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। गालिबन दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, गालिबन दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पैनमा जो है वो एक ऑनरेबल कोर्ट में ज़ेर बहस है इस वक्त, और दोनों साइडों से उसके हक में और उसके ख़िलाफ़ दलाइल दिए जा रहे हैं। दुनिया में किसी नहीं हुआ जहाँ पे इल्ज़ाम लगा वहाँ पे लोगों को या उतरना पड़ा या उनको अजीमत का निशाना बनना पड़ा। आप क्या समझते हैं बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैनमा से पाकिस्तान में लूटी हुई रकम वापस आने का कोई उम्मीद बाकी है या भूल जाए इसको हम? देखिए मुबशर, पहली बात तो यह है कि बिल्कुल आपने सही कहा है। पैनामा का बाकी जहाँ जहाँ पे नाम आए हैं, मसलन आइसलैंड के आए हैं, डेविड कैमरून का नाम आया था, वो तमाम लोगों की तो छुट्टी ही हो गई, वो उनको घर जाना पड़ गया। पाकिस्तान में ये मामला अभी तक जो है वो चल रहा है। असल में अगर आपको याद हो कि जो पीपल्स पार्टी और PMLN के जो 10-15 साल 12 साल गुजरे यहाँ पे, उसके बाद तो करप्शन पाकिस्तान में कोई इशू ही नहीं रह गया था और हर आदमी यही बात कर रहा था कि कोई नहीं जी, करप्शन तो एक एक्सेप्टेड है, हर बंदा ही करता है, कोई नहीं, इन्होंने छाड़ दो। इमरान खान को बहरहाल ये क्रेडिट जाता है कि वो वाहिद आदमी है जिन्होंने करप्शन के मामले के ऊपर और गवर्नेंस के मामले के ऊपर वापस लेके आए हैं सियासत, और उन्होंने तहरीके इंसाफ की जो लें कि एक जो ग्रैंड नॉर्म जिसको हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं या जो बेसिक है वो बनाई है गुड गवर्नेंस को, और उसको जोड़ा है करप्शन से। ये वो मामला है जिसके ऊपर, और जो पैनामा पेपर्स है वो ऑब्वियसली PTI या इमरान खान का बनाया हुआ तो नहीं है, ये तो एक इंटरनेशनल स्कैंडल है। जो इमरान खान ने काम किया वो ये किया है कि इसको भूलने नहीं दिया। ख्वाजा आसिफ साहब की आपको याद होगा तकरीर जो उन्होंने पार्लियामान में की थी, उन्होंने कहा था लोग भूल जाएंगे, किस्सा पारीना बन जाएगा, ये कोई मसला ही नहीं है जी, मियाँ साहब तुसी हौसला रखो, बस लोगों का की है बस भूल जाएंगे। लेकिन आपने देखा लोग नहीं भूले, और अब ये मामला इतना सीरियस हो गया है कि वज़ीर आज़म साहब के जो वकला हैं वो भाग रहे हैं, कोर्ट जो है वो मामला कंक्लूड करना चाह रही है और अब वो एडजमेंट्स दे रहे हैं, आगे ले जाना चाह रहे हैं। तो ये सीरियस मामला हो गया है। अब देखते हैं इस हफ्ते क्या बनता है। मारवी सरमद साहब, एक बड़ा ट्रिकी सवाल है अगर आप इजाज़त दें तो।
हेलो जी मारवी, मैंने कहा एक ट्रिकी जी सवाल है, अगर आप इजाज़त दें तो। जी जी जरूर। बात यह है कि मैं ये देख रहा हूँ कि पीटीआई के जो वकला हैं, ख़ासतौर पे हामिद खान साहब को मैंने पहले देखा, उनके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था जो वो अदालत में शेयर कर सकते। और अगर इन ऑल फेयरनेस बात की जाए तो अदालत कोई भी हो, वो सिर्फ एविडेंस के ऊपर अपने वर्डिक्ट्स दे सकती है। क्या पीटीआई के वकला की नाकामी जो है उसको अगर लोग अदालत से मंसूब करें तो वो मज़ीद ज़्यादती नहीं होगी? जी बिल्कुल ज्यादती तो होगी। असल में मसला ये है सर कि हम लोगों ने अदालत की कार्रवाई को एक बहुत ही बड़ा मजाक सा बना लिया है। एक वहाँ पे सुबह अदालत लगती है, उसके बाद पूरा दिन जो है टीवी के ऊपर अदालत लगी हुई होती है। और हामिद खान साहब के साथ भी यही ज्यादती सी हो गई कि वो एक मंझे में वकील हैं, बहरहाल जैसे तैसे भी वो कर रहे थे, अपनी स्ट्रेटजी उनकी होगी, लेकिन हम लोगों ने अदालतें लगा के ना उनको जो है वो एक वो कर दिया। दूसरी बात यह है कि जो पीटीआई की स्ट्रेटजी रही है अब तक, इन्होंने जो है खुलेआम तकरीरों में भी बहुत कहा जी हमारे पास तो तमाम एविडेंस मौजूद हैं, तो पूरी कौम को एक यकीन दिला दिया। खासतौर पे जो हमारे मीडिया के साथी हैं उनको भी पूरा यकीन था कि जाहिर है कि फिर इनके पास जरूर मजबूत केस होगा। मगर ये नहीं, आपने फिर केस नहीं ना पढ़ा। अगर आप भी पढ़ लेती तो आपको यकीन हो जाता कि एविडेंस पूरी मौजूद है वहाँ पे। अच्छा बताएं, एविडेंस है? अदालत में आ नहीं रही ना, मतलब ये है कि इसमें आपको फवाद चौधरी साहब को एक मिनट बात कंप्लीट करने दें। फवाद साहब, आप कन्विंस हैं कि एविडेंस है? को एविडेंस साबित नहीं किया जा सकता, ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है। जी बिल्कुल, बड़ी भरपूर एविडेंस है। और ये मालवी सरमद साहिबा को मैं कहूँगा कि सुबह आ जाएं ज़रा अदालत में, ताकि वहाँ सामने आप देख भी लेंगी कि क्या एविडेंस है। और सुबह जो है वो नईम बुखारी साहब ने अपने आर्गूमेंट्स कंक्लूड करने हैं, तो आप जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी देख पाएंगी। एंड आपको भी यकीन हो जाएगा बाकी मीडिया के दोस्तों की तरह कि भरपूर एविडेंस मौजूद है और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो केस है वो डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ ही जा रहा है। चौधरी साहब, मुझे एक बात बताएं कि आपको पता है क्वींस बेंच लंदन ने इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एक डिसीजन दिया हुआ है और उसके ऊपर मियाँ बरादरान को पे करना पड़ा था फाइन। तो आप लोगों के लिए तो बड़ा आसान था कि आप क्वींस बेंच का वो डॉक्यूमेंट लेके आते, 10 पाउंड में आपको मिल जाना था, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको अटेस्ट करवाते और यहाँ पे सबमिट कर देते डिस्क्वालिफिकेशन। मुबशर लुकमान साहब, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है। और इंशाल्लाह कल सुबह जो आगाज़ करेंगे नईम बुखारी साहब, एग्जैक्टली इसी एविडेंस से आगाज़ करेंगे जिसकी तरफ आपने इशारा किया। ये तो बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं चौधरी साहब आप। जी 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 जल साहब, आपको मैं आपको हार्ट ऑफ एशिया की तरफ दोबारा ले जाना। मैं एक मिनट ठहर जाए प्लीज, मैं एक मिनट आता हूँ। हार्ट ऑफ एशिया जो है ना, इस वक्त पाकिस्तान का जो हार्ट है वो पैनमा के अंदर है। हाउ डू यू सी इट जल साहब? देखिए, आई डोंट नो क्या रिजल्ट क्या होगा, लेकिन मैं चाहता क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि मेरी कोर्ट्स जो हैं वो बड़ा क्लियर वर्डिक्ट दें। अगर तो जो इल्ज़ाम तराशी की गई है वो सही है तो जो मुजरिम है उनको सजा मिलनी चाहिए। इस बीच बड़ी अदालत है, उससे बड़ा फैसला मुतवक्किल है। मैं बड़ा चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि उसका दरमियान से कोई रास्ता निकाल लें ताकि इधर भी ना हो उधर भी ना हो और हम फिर उसी लड़के रह जाएं कि भी पाकिस्तान के जो भी मसाइल हैं वो फिर वहीं के वहीं फंस के रह जाएं। आई वांट अ वेरी क्लियर वर्डिक्ट वन वे और दी अदर, एंड आई एक्सपेक्ट कि भाई मेरी जो कोर्ट है वो सही फैसला देगी। क्योंकि मैं वकील नहीं हूँ, मैं जो आप जो बात कर रहे हैं या फवाद जो बात कर रहे हैं, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा कौम भी यही चाहती है, क्योंकि इस वक्त हम ऐसी सूली पे लटके हुए हैं जो ना हम इधर हैं ना उधर है। पूरी हुकूमत भी जैसे मफलूज होकर रह गई हुई है, कुछ फैसले नहीं हो रहे, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है सारा बैठ के, और हम पनामा लीक्स में फंस के रह गए हुए हैं। अगर तो ये हकीकत है जो बात की जा रही है और समझता हूँ जिस तरीके से नज़र आ रहा है, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को उसकी जो भी कारिंदे उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर नहीं है तो जो लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं जिन्होंने पूरी कौम को यहाँ तक फंसाया उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि किसी तरह तुम जाके बैठे न हो। बशर मारवी सरमद, इज इट ट्रू, अगर मैं एक अपने खदशे का इजहार करूं कि मुझे ये लग रहा है कि पूरे केस में किसी तरह मरियम सफदर को एब्जॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, वरना जो है वो को ज़्यादा टेंशन नहीं है रही लोगों को? वो जाहिर है जी, उनका तो ऑब्जेक्टिव वही होगा ना। प्राइम मिनिस्टर की अपनी जात तो इसमें उनका नाम तो आ नहीं रहा, नाम तो उनके बच्चों का है और उनके थ्रू प्राइम मिनिस्टर साहब फंस सकते हैं। लेकिन बहरहाल मरियम भी एक उनकी सियासी वारिस के तौर पर उनका नाम लिया जा रहा था, तो अब जाहिर है कि उन्हें अब्सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई विश बेस्ट ऑफ लक टू पीटीआई एंड फवाद चौधरी साहब।
लेकिन मैं अपने खदशे का दोबारा इजहार करूंगी कि इस तरह के केसेस को अदालतों में साबित करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर तो हमारे साथ फौजियों को मार के मुल्ला अजीज जो है वो फिर भी बैठा हुआ है अभी तक मस्जिद में, क्योंकि उसको आप अदालत में साबित ही नहीं कर पाए, उसको सारे काउंट्स पर उसको माजरत के साथ मारवी साहब, आई डिसएग्री विद यू, बड़े आराम से साबित हो सकता है वो तो, आई विल भी तो चाहिए ना पॉलिटिकल। उनकी अपनी स्टेटमेंट्स जो हैं, जब उनके या उनके अहले खाना ने कहा कि हम दाइश को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उनको इंक्रीमेंट करने के लिए काफी नहीं है क्या? बिल्कुल काफी है, मगर ये है कि अब वो विल जो है वो अब रियासती इदारे इसी तरह से हाईजैक हुए हैं ना जी, और तमाम रियासती इदारे मैं समझती हूँ। आता हूँ मैं इस पे। मारवी सरवत हमारे साथ हैं, फवाद चौधरी हमारे साथ, बोल और जनरल गुलाम मुस्तफा हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। नबील गबोल साहब, आपने देखा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, लेकिन क्या प्रेडिक्शन है आपकी कल जब कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे नईम बुखारी साहब की अदालत में, तो पैनामा पेपर्स के ऊपर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं मुबशर साहब पहले दिन से कह रहा था कि ये जो फैसला आएगा ये रोडों पे या सड़कों से फैसला नहीं आएगा, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से ही आएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एविडेंस इतने सारे मेरे ख्याल में मौजूद हैं जो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि इंसाफ का फैसला होगा। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि आर्टिकल 62 क्लॉज N के तहत एक MNA अगर अपने एसेट्स छुपाता है तो वैसे ही डीसीट हो जाता है। तो मुझे तो बहुत ही होप्स है, और देखना ये है कि जिस तरह हम मैं पिछले 5 साल की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप कंपेयर करें कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को अगर घर भेजा जा सकता है, अगर राजा परवेज अशरफ के खिलाफ एज अ प्राइम मिनिस्टर केस बनाया जा सकता है, और एक अगर आप हिस्ट्री को देख ले कि इसी सुप्रीम कोर्ट से एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे लटकाया जा सकता है, तो फिर तख्त लाहौर में डिफरेंस क्यों? तो फैसला होपफुली मुझे तो यही लग रहा है कि ये जो जनवरी का महीना है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। नबील साहब, मुझे ये बताएं कि आप समझते हैं कि इस जनवरी के महीने में ऐसा कोई फैसला आएगा जिसके तहत नवाज शरीफ साहब डीसीट हो जाएंगे? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि जनवरी के अंदर नया लीडर ऑफ द हाउस के लिए इलेक्शन होगा, और नए लीडर ऑफ द हाउस के लिए जाहिर है PML नून ही अपने ही कोई उम्मीदवार सामने लेकर आएगी। लेकिन मैं ये भी साथ में कहना चाहता हूं कि कोई ये ना समझे कि अब मिड टर्म्स इलेक्शन होंगे। PML नून जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर को लाकर इलेक्शन जो है वो टाइम पर ही कराएगी। फवाद चौधरी साहब, क्या, मुझे तो कानून का पता नहीं है, आप वकील भी हैं, मुझे बता सकते हैं कि जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस जमाली साहब रिटायर होते हैं तो क्या बेंच खुद ब खुद डिसॉल्व नहीं हो जाएगा? नया बेंच बनाने में टाइम लगेगा, तो फिर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नबील गबोल साहब जो कह रहे हैं वो सही है? देखिए, पहले तो हमारी ये तवक्को होनी चाहिए कि कल जब नईम बुखारी साहब अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे तो ये 15 तारीख को चीफ जस्टिस साहब ने प्रैक्टिकली जो है वो रिटायर होना है। वैसे तो रिटायरमेंट उनकी 30 तारीख को है, लेकिन वो 15 तारीख को अपना रेफरेंस करवा रहे हैं क्योंकि 16 से वो छुट्टियों पे जा रहे हैं। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि ये मुकदमा 15 तारीख से पहले कंक्लूड होगा। लेकिन आज एक डेवलपमेंट ये हुई है कि जो हुकूमत के जो वकील हैं सलमान भट्ट साहब, उन्होंने एडजर्नमेंट सीख की है 12 तारीख से। तो इसका मतलब ये है कि ये मुकदमा असूलन 12 तारीख से पहले ख़त्म होना चाहिए। और कल मुझे लगता यही है कि नईम बुखारी साहब ये भी दरख्वास्त करेंगे कि डे टू डे हियरिंग जो है वो मुकदमे की होनी चाहिए। तो अब देखना यही है कि हमारी तरफ से तो ये मुकदमा मुकम्मल हो चुका है। अब देखना यही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के जो वकला है वो अपना डिफेंस क्या पेश करते हैं और वो इसको कितना लंबा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि लंबा करने में फ़ायदा उनको भी नहीं हो रहा, क्योंकि रोज़ाना नवाज शरीफ साहब के जो किस्से हैं वो ज़ुबान ज़द-ए-आम होते हैं। नबील गबोल साहब, वेरी क्विकली मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये कहता हूँ कि जी मैंने सन 1990 में नबील गबोल साहब को 5 करोड़ रुपए गिफ्ट कर दिए या मैंने उनको दिए थे, तो क्या मुझे अदालत में आकर जब ये इस पे क्वेश्चन हो रहा हो
तो मनी ट्रेल नहीं देना पड़ेगा, मुझे बैंक अकाउंट्स नहीं देने पड़ेंगे, ट्रांजैक्शंस नहीं दिखानी पड़ेंगी कि सिर्फ एक खत मैंने लिख दिया और वही एविडेंस के तौर पे मान लिया जाएगा? ये असल केस ही यही है, मनी ट्रेलिंग का ही केस है, बिल्कुल पूछा जाएगा। और ये अगर कहते हैं कि जी कतरी शहजादे ने जो है लेटर लिख दिया वो काफी है, मेरे ख्याल में कतरी शहजादा जो है वो तलूर की शिकार करने आया है और शिकार करके वापस चला जाएगा। मैं नहीं समझता हूँ कि मनी ट्रेल को पूछे बगैर जो है सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी और इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। शहजादा भी पता नहीं है या घर में ही शहजादा शहजादा कहते थे। बट कपोल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नबील कपोल साहब, वेरी क्विकली यू हैव 1 minute। मारवी सरमद साहिबा, योर क्लोजिंग रिमार्क्स। क्लोजिंग रिमार्क्स किए हैं पनामा और ये मैं सिर्फ जो है हार्ट ऑफ एशिया पर ही अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दूंगी कि ये है, हमें इसके ऊपर ये सोचना पड़ेगा कि ये जो पूरा रीजन जो है ये इसका तासुर ये दिया जाता है कि शायद पाकिस्तान के खिलाफ उठ के खड़ा हो गया है, मगर हमें वो पॉइंट्स हाईलाइट करने पड़ेंगे कि जिसमें ये पूरे रीजन का प्रॉब्लम है। अगर हमारी सॉइल पर किसी और मुल्क के टेररिस्ट बैठे हुए हैं तो दूसरे मुल्कों की सॉइल पर हमारे टेररिस्ट भी बैठे हुए हैं, तो इसको जो है वो एक हाईलाइट करना चाहिए। और ये कि मीडिया के लिए मेरी दरख्वास्त यही है कि प्लीज आप अपने मुल्क के हिसाब से भी चीजें जो है वो उनकी कवरेज करें, सिर्फ आप इंडिया की लाइन लेकर उनको जो चीजें सूट करती हैं सिर्फ वो कवरेज ना ठीक है। फवाद चौधरी साहब, लास्ट क्वेश्चन सर, ये बताएं कि जो अमेंडमेंट आ रही है जिसमें यानी एब्जॉल्व कर दिया जाएगा उन लोगों को जो 5 साल पहले जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, उसके मतलब क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी अमेंडमेंट लाना तो मुश्किल होगा, क्योंकि कोई भी पार्टी जो है वो इसकी उनकी मेजॉरिटी है, कर लेंगे। बिल भी पास नहीं हो सकता क्योंकि अपोजिशन पार्टीज जो है वो उसमें नहीं, सेनेट में अपोजिशन की मेजॉरिटी है और हमें उम्मीद यही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो भी हुकूमत का साथ नहीं देगी, तो ऐसी अमेंडमेंट लाने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका फैसला हमें 15 से पहले अगर आ जाए तो इससे काफ़ी जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। और जिस तरह जनरल मुस्तफ़ा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हम यही चाहते हैं कि फ़ैसला जो है वो हो जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो और जिस पे तमाम लोगों को एतबार हो, एतमाद हो, और उससे एक निज़ाम के ऊपर भी एतमाद बढ़ेगा। योर क्लोजिंग रिमार्क्स सर। देखिए, पनामा के बारे में बात मैं कर चुका हूँ। जहाँ तक हार्ट एशिया का ताल्लुक है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान इज़ द फल्क्रम जिसके बगैर एशिया में और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान में अमन नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान को अपनी पोजीशन पहचाननी चाहिए और हमें घबराना नहीं चाहिए। हम किसी आगे हाथ फैला के भीख मांगेंगे तो हमें अमन कोई नहीं देगा। वॉर इज़ नॉट द आंसर, लेकिन अगर वॉर का तैयार नहीं होंगे आपको अमन देने आएगा कोई नहीं। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा आपका, मुसद्दिक मलिक साहब आपका, फवाद चौधरी, नबील कपोल और मारवी सरमद साहिबा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। मैं चलते चलते आपको बताऊं एक बात कि पाकिस्तान का जो वज़ारत ख़ारजा है उसको एक बड़ा क्लैरिटी के साथ पूरी दुनिया में जाके एक बात बावर करानी है, क्योंकि पूरी दुनिया समझती है कि पाकिस्तान जो है उसमें फंडामेंटलिस्ट हैं और उसमें राइट विंगर्स जो हैं वो पता नहीं क्या क्या करवा लेते हैं और वो अपनी मनमानियाँ करते हैं। लेकिन अगर हकीकत देखें तो हिंदुस्तान वो मुल्क है जहाँ तीसरी दफ़ा फंडामेंटलिज़म के ऊपर और हिंदू फंडामेंटलिज़म की बुनियाद पे पॉपुलर हुकूमत आई है, डेमोक्रेसी के थ्रू, एक इलेक्टोरल पोल के थ्रू। और अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ पे फंडामेंटलिस्ट है जो वोट के ज़रिए आया है और हिंदुस्तान एक फंडामेंटलिस्ट कंट्री है, तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान में कोई मजहबी जमात आज तक जो है मरकज़ में मेजॉरिटी सीट्स नहीं ले सकी अपनी फंडामेंटलिस्ट ओपिनियंस और व्यूज़ के मुताबिक। इसलिए ये कहना कि पाकिस्तान की अक्सरियत फंडोज़ हैं वो सही नहीं है, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ तीसरी दफ़ा के बाद कि हिंदुस्तान की अक्सरियत यकीनन फंडोज़ हैं। यू वॉचिंग खरासट, मेरा नाम बशर लुकमान है। स्टे ट्यून टू चैनल 24। अल्लाह हाफ़िज़।